Now student, please pay attention. We are moving to the next numerical over here, and the part is here. Question number 4 of problem say coordinate of point P on a number line is -7. Find the coordinate of point on a number line which are at a distance 8 unit from point P. यानी इस क्वेश्चन में हमें पहले बोला गया है कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन नंबर लाइन इज -7. अगर हम इसे नंबर लाइन कंसिडर कर रहे हैं तो पॉइंट P हैविंग अ कोऑर्डिनेट -7. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस 8 यूनिट फ्रॉम P. यानी हमें यहाँ से 8 यूनिट हो सकता है, एक पॉइंट इस तरफ हो, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, वो पॉइंट यहाँ होगा एट 8 यूनिट. सिमिलरली हो सकता है वो पॉइंट 8 यूनिट यहाँ पे हो. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, वो 8 यूनिट यहाँ पे हो. Now, tentatively, according to line diagram, we are able to understand the part. अब हमें पॉइंट 8 यूनिट और दूसरा पॉइंट 8 यूनिट विच इज़ एट 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P. तो हमारे पास दो चॉइस या दो ऑप्शन आ गए. यहाँ पे इस पॉइंट को नाम दिया गया है P, इसलिए मैं इस पॉइंट को नाम दे रहा हूँ पॉइंट Q एंड पॉइंट R. एंड सिंपली वी हैव टू फाइंड the coordinate of point Q and coordinate of point R. In this case, different methods or different writing type of method is used. अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं, बट एक लॉजिक हमें याद रखना होगा. अगर हम P से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं यानी निगेटिव नंबर डिक्रीज करते जा रहे हैं, और -7 से जब हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ने वाला है. इन सिंपली पार्ट वी कैन अंडरस्टैंड वन सिंपल लॉजिक ओवर हियर, that from point P we have to subtract 8, and from point P if you want the coordinate of R then we have to add +8. Now writing that part over here, so the first part is coordinate of point Q. Coordinate of point Q is equal to आपका coordinate of P, कोऑर्डिनेट ऑफ P -8 इसलिए क्योंकि हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं. सिंप्लीफिकेशन, कोऑर्डिनेट ऑफ P दैट इज -7 -8 एंड -7 -8 दैट इज नथिंग बट -50, एंड दैट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q. ये हो गया हमारा पहला आंसर. इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ R. अब कोऑर्डिनेट ऑफ R कैलकुलेट करते समय पूरा मेथोडोलॉजी सेम रहेगा, जस्ट हमें यहाँ पे +8 करना है. क्यों? क्योंकि हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं. सॉल्विंग द सेम पार्ट ओवर हियर. अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ R. सो सेकंड, कोऑर्डिनेट ऑफ point R, that is nothing but coordinate of P or coordinate of point P +8. अब +8 इसलिए क्योंकि हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं, एंड द पार्ट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P that is -7 +8, and that becomes simply -7 +8, that become 1, and that is coordinate of point R. And in this way we can solve both the parts. स्टूडेंट एक बार फिर से इस बात को समझ लो, -7 से हम जब लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं यानी नंबर डिक्रीज होते रहेंगे, इसलिए हमने -8 किया है, और इसी पॉइंट P से जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे तो नंबर इंक्रीज होगा, इसलिए +8 ऐड किए गए. एंड इन दिस वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल. Now moving to question number 5, and question is answer the following questions
इसमें दो क्वेश्चन दिए गए, दोनों के दोनों हमने यहाँ लिखे. फर्स्ट वी आर सॉल्विंग द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द पार्ट इज इफ a डैश बी डैश सी एंड इफ a डैश बी डैश सी का मतलब है b a और c के बीच में है. इफ a डैश बी डैश सी एंड डिस्टेंस AC इक्वल टू 17, डिस्टेंस BC इज इक्वल टू 6.5, देन फाइंड द डिस्टेंस AB. नाउ एज पर देयर कंडीशन लाइन डायग्राम में आएगा A डैश B डैश C, डिस्टेंस AC इज 17, A टू C ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये 17, डिस्टेंस BC इज 6.5, डिस्टेंस BC इज 6.5, देन फाइंड द डिस्टेंस AB, यानी ये डिस्टेंस AB ढूंढना है. यहाँ पे सिंपल लॉजिक है जो लाइन डायग्राम से हमें समझ में आ रहा है. बिकॉज ऑफ कंडीशन ऑफ बिटवीननेस, एज B डैश इज इन बिटवीन A एंड C, सो वी हैव देयरफॉर वी आर अप्लाइंग द कंडीशन ऑफ बिटवीननेस ओवर हियर. यहाँ पे हमें दिया गया है A डैश B डैश C, AC is 17, BC is 6.5. So according to that part, distance AB plus distance BC is equal to distance AC. Therefore, distance AB plus distance BC is equal to distance AC, and reason become A dash B dash C. So the part is distance AB, ये तो हमें ढूंढना है. So distance AB प्लस डिस्टेंस BC ये हमें दे दिया है 6.5 इज इक्वल टू डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AC हमें पता है 17. सो द पार्ट इज डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 17, ये 6.5 उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 17 माइनस 6.5. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सब्ट्रैक्शन में गड़बड़ करते हैं, स्टूडेंट्स ढंग से करो. एंड द पार्ट इज फर्स्ट 17.0 माइनस पार्ट मतलब ये आएगा 0.5, कैरी 1, एंड 17 माइनस 7 तो ये आएगा 10 मतलब 0 एंड देन 1, सो ये आ जाएगा 10.5. और हमें इसका यूनिट्स पता नहीं है इसलिए मैं लिखूंगा डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स. अगर किसी स्टूडेंट को इसके सब्ट्रैक्शन में कोई डाउट है तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे ये पार्ट में बता देता हूँ. ये 17 मतलब आपके लिए लॉजिकली आएगा 17.0 माइनस 6.5, 6.5. फर्स्ट 0 में से 5 नहीं जाएगा इसलिए 10 माइनस 5, 5, कैरी 1, 7 माइनस 7 बिकॉज 6 प्लस 1 इज 7, सो इट बिकम 0 एंड 1 एज यूजुअल. सो आंसर आ रहा है 10.5. इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया डिस्टेंस AB इज इक्वल टू 10.5 यूनिट्स. एंड इन दिस वे वी आर एबल टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. सेम वे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया है उसी तरह ऑब्जर्व करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल. एंड द सेकंड न्यूमेरिकल इज इन सेकंड न्यूमेरिकल दे हैव गिवन इफ P डैश Q डैश R. इसका मतलब है Q इज इन बिटवीन P एंड R, Q इज इन बिटवीन P एंड R, P डैश Q डैश R एंड डिस्टेंस PQ इज 3.4, डिस्टेंस QR इज 5.7, देन फाइंड द डिस्टेंस PR. अब इनके कंडीशन के हिसाब से P डैश Q डैश R, लेट अस से P कहीं यहाँ पे है, नेक्स्ट Q है एंड फाइनली R है. एंड एज पर देयर कंडीशन P डैश Q डैश R, P डैश Q डैश R, तो हमारा डायग्रामेटिकल कंडीशन हो गया. नेक्स्ट डिस्टेंस PQ इज 3.4, डिस्टेंस PQ इज 3.4, डिस्टेंस QR इज 5.7, डिस्टेंस QR इज 5.7, देन फाइंड PR मीन्स हमें डिस्टेंस PR ढूंढना है. सो अगेन हियर यू हैव सिंपल लॉजिक, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR इज इक्वल टू डिस्टेंस PR. मैं लिखते समय सिर्फ उल्टा लिख रहा हूं, डिस्टेंस PR इज इक्वल टू डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR. डिस्टेंस PQ उन्होंने दे दिया है हमें 3.4 प्लस डिस्टेंस QR इज 5.7. दोनों का अगर एडिशन करूंगा तो 0.4 प्लस 0.7 मीन्स 11, कैरी 1, 5 प्लस 3 8 प्लस कैरी 1 9 यूनिट्स, दैट इज डिस्टेंस PR. अब फिर से एक बार देखो, अगर किसी को एडिशन में कोई डाउट है, 3.4 प्लस 5.7
3.4 प्लस 5.7, 4 प्लस 7 11, डेसिमल एज यूजुअल कैरी 1 दे दिया, एंड दिस 5 प्लस 3 8 प्लस कैरी 1 9, और ये 9.1 मैंने यहाँ पे लिख दिया था। स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन से हमें इतना ही पार्ट समझ में आता है। यहाँ पे उन्होंने दे रखा है पॉइंट में सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे उन्होंने दिया है पॉइंट में एडिशन, यानी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट योर न्यूमेरिकल। नाउ स्टूडेंट मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ऑन नंबर लाइन इज 1. Coordinate of point A on number line is 1. What are the coordinates of points on the number line which are at a distance 7 unit from A? यहाँ पे हम लोगों ने एक रफ लाइन डायग्राम ड्रॉ किया है so that we can understand a number line. Now we know that the coordinate of point A is 1. हमें दे दिया है coordinate of point A is 1 and at a distance 7 unit from A. तो 7 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड पे भी हो सकता है और 7 यूनिट राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है, इसलिए डायग्राम में मैंने यहाँ पे डिस्टेंस दिखा रखा है लाइक 1 2 3 4 5 6 7 एट अ डिस्टेंस 7 यूनिट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। अब इस पॉइंट का नाम है ए, इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट ढूंढ रहे हैं, मैं इसे नाम दे रहा हूँ पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। नाउ आवर टारगेट इज क्वाइट सिंपल, we have to find the coordinate of point P and coordinate of point Q. So the part is, first of all you should remember one part, यहाँ पे हमें एक पार्ट पता होना चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं तो डिस्टेंस भले ही 7 यूनिट हो, हमें उसमें से वो 7 यूनिट माइनस करना होगा, एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड वी हैव टू ऐड 7 ओवर देयर। नाउ आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P and then Q. So starting that part, here coordinate of point P, coordinate of point P and coordinate of point P is equal to coordinate of A minus 7, coordinate of point A minus 7, क्यों? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं, इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1 माइनस 7 एंड 1 माइनस। अब हम ढूंढने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। सो इट्स सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ ए प्लस 7, coordinate of point A plus 7, coordinate of point A is 1 plus 7 और ये हो जाएगा 8, and that is coordinate of Q, coordinate of point Q Now we are moving to the next numerical, and that is nothing but question number 7. No doubt these are theoretical condition and we must able to understand the part how to make a representation of that. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि इसका प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन किस तरह किया गया है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म, तो मैंने वहाँ पे जानबूझ के पहले मार्क करके रखा है। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म का मतलब होता है यू आर सपोज टू कन्वर्ट दैट स्टेटमेंट इनटू इफ एंड देन, यानी आपको जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसे आपको कंडीशन में लिखना है। तो कंडीशन आ जाएगी इफ सम गिवन पार्ट देन टू प्रूव, यानी इफ के बाद वो आएगा जो आपके लिए शॉर्ट में गिवन जैसा दिया जाएगा, और देन के बाद आपको वो पार्ट लिखना है जो आपको प्रूव करना है। चलो इस कंडीशन को स्टेटमेंट में समझ लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स आपको ये स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट इज और फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। अब यहाँ पे इन्होंने एक पार्ट दिया है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, यानी हमारे लिए रोम्बस ये हो गया गिवन, इज अ स्क्वायर यानी स्क्वायर है ये प्रूव करना है, मतलब ये हो गया टू प्रूव। नाउ वी हैव एन नंबर ऑफ पार्ट लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, जिन्हें 4 साइड होते हैं।
जिस भी डायग्राम में 4 साइड्स होते हैं, कनेक्टेड लूप डायग्राम होता है, ऐसे डायग्राम को हम कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। सो रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो अब यहाँ पे इनका स्टेटमेंट है एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, यानी ये स्टेटमेंट काफ़ी छोटा दिया गया है, और अगर हमें उसे कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा तो रोम्बस का बेसिक पार्ट मीन्स इफ़ अ गिवन डायग्राम इज अ रोम्बस। अब ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि इफ़ अ गिवन डायग्राम इज अ रोम्बस, तो हम वहाँ पे यूज़ करते इफ़ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस, इफ़ गिवन क्वाड्रिलैटरल इज रोम्बस देन इट इज़ अ स्क्वायर। इस तरीके से हम उसे कंडीशनल में लिखने जाते हैं। सो स्टेटमेंट बिकम इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, if a quadrilateral is a rhombus, ये हो गया कंडीशन इफ का। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर, देन इट इज अ स्क्वायर। अब यहां पे 2 पार्ट हो गए। एक स्टेटमेंट का मीनिंग वही रहा, इफ अ रोम्बस इज अ स्क्वायर, सॉरी एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर, ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। तो रोम्बस इज अ टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, इसलिए हमने उसे कन्वर्ट कर दिया इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रोम्बस, एंड प्रूव करना था दैट इट इज अ स्क्वायर, तो हमने उसे लिख दिया देन इट इज अ स्क्वायर, एंड इन दिस फॉर्म वी आर कंप्लीट द फर्स्ट पार्ट। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज angles in a linear pair are supplementary. Once again, angles in a linear pair are supplementary. इसका जनरल मीनिंग क्या हो गया, अगर हमें कोई एंगल दिया गया है, जैसे एक लाइन है और मैं यहाँ पे 2 एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, तो स्टेटमेंट का मीनिंग है एंगल्स इन लीनियर पेयर, अगर वो 2 एंगल एक ही लाइन पे तैयार हो रहे हैं देन दे आर सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन आएगा 180 डिग्री। ये हो गया डायग्रामेटिकल मीनिंग। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। पहला क्या दे रखा है, एंगल्स इन लीनियर पेयर, तो एंगल्स इन लीनियर पेयर ये दिया गया है, आर सप्लीमेंट्री ये प्रूव करना है, यानी ये कंडीशन आ जाएगी इफ के बाद, और देन के बाद आ जाएगा सप्लीमेंट्री। अब इस वर्डिंग को थोड़ा बहुत फ्रेज हमें प्रॉपर करना है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इफ गिवन एंगल्स आर इन लीनियर पेयर देन दे आर सप्लीमेंट्री। So the part is if angles are in linear pair then they are supplementary, then they are supplementary. Now student please pay attention, जब भी वो स्टेटमेंट देते हैं इट इज़ आवर लॉजिक हाउ वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन। मीन्स इफ के बाद जो पार्ट आएगा इन शॉर्ट वो हो जाएगा आपके लिए गिवन, और देन के बाद जो पार्ट आ जाएगा वो हो जाएगा प्रूव। यानी आगे जाके हो सकता है स्टेटमेंट हमें इस टाइप से भी दिया जाए, स्टेटमेंट इस टाइप से भी दिया जाए, वी शुड एबल टू राइट इट्स प्रॉपर प्रूफ, जो हमें सेकंड चैप्टर में देखना है, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट फर्स्ट 2 पार्ट। नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन एंड द पार्ट इज again the part remains same, we have to make it into conditional form. A triangle is a figure formed by 3 segments. इनका क्वेश्चन है a triangle is a figure, ट्रायंगल एक ऐसा फिगर है formed by 3 segments. For example, if I'm going to draw first segment, second segment, third segment and a closed loop, then the diagram form is a triangle. अब इसमें given यानी दिया क्या गया है, अ ट्रायंगल इज ए फिगर, यानी वो ट्रायंगल नाम के फिगर की बात कर रहे हैं, वो फॉर्म होता है बाय 3 सेगमेंट्स। तो हमारे लिए जब इसे इफ और देन में कन्वर्ट करना होगा तो पार्ट बनेगा, अब अगर हमें इसे कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा तो पार्ट आएगा इफ अ गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल देन इट इज फॉर्म बाय 3 सेगमेंट। इफ a given figure is triangle then it is formed by 3 segment,
and in this way you can convert it into conditional formatting. Moving to the fourth question, and the part is, a number having only two divisor is called as a prime number. Prime number होता क्या है? Generally you can say 2, 3, 7, 11. ये नंबर या तो 1 से डिवाइड हो जाते हैं या फिर खुद उसी नंबर से. अब यहाँ पे स्टेटमेंट है, अ नंबर हैविंग ओनली टू डिवाइजर इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर. अब ऐसे अगर हमें कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा, देन अगेन वी हैव टू अप्लाई द कंडीशन ऑफ इफ एंड देन. और अगर हमें इफ और देन की कंडीशन लगानी होगी तो ये पार्ट बन जाएगा, इफ अ नंबर हैविंग ओनली टू डिवाइजर, इफ अ नंबर हैविंग ओनली टू divisor, then it is called prime number. And in this way you can complete all 4 questions. स्टूडेंट एक बार याद रखो, इफ और देन में हमें लॉजिक पे भी ध्यान देना होता है और ग्रामेटिकल कंडीशंस पे भी ध्यान देना होता है, एंड विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द पार्ट. और आगे जाके आपके जो सारे थ्योरम है वो जनरली इफ देन इसी फॉर्मेट में है जो चैप्टर 2 में आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8. अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाएगा, या फिर अभी अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उसका रिवर्स टाइप में इसे कन्वर्ट कर कंसिडर किया जा सकता है. राइट द कॉन्वर्स ऑफ, यानी हमें प्रॉपरली याद रखिए, वी हैव टू राइट द कॉन्वर्स. राइट द कॉन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अब कॉन्वर्स का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो. दे प्रोवाइड यू एनी स्टेटमेंट और थ्योरम स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इफ एंड देन. वो स्टेटमेंट आपको देंगे या फिर इफ और देन के फॉर्म का स्टेटमेंट देंगे. हमें यह पता है कि इफ के बाद जो कुछ होता है वो है गिवन, और देन के बाद जो कुछ होता है वो टू प्रूव. मीन्स आफ्टर इफ दे आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ अ कंडीशन एंड देन यू हैव टू प्रूव समथिंग. इफ के बाद जो कुछ भी हो जाता है वो आपके लिए अगर गिवन है, देन के बाद जो कुछ भी है वो टू प्रूव है. कॉन्वर्स में हमें एग्जैक्टली उल्टा करना पड़ता है. देन के बाद जो कुछ भी लिखा है उसे कहीं ना कहीं से आगे लाना होता है, और इफ के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसे आगे देन के लिए शिफ्ट करना होता है. यानी यू हैव टू समहाउ मेक द स्टेटमेंट इन रिवर्स, बट द कंडीशन इज दैट मीनिंग शुड नॉट चेंजेस. स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये कॉन्वर्स की सबसे बड़ी कंडीशन होती है. यानी इफ और देन का पार्ट होता है तो जो देन के बाद पार्ट आता है वो आपको पहले ड्रैग आउट करना होता है. इफ के बाद जो पार्ट दिया जाता है उसे एंड के स्टेटमेंट में लेके जाना होता है, या स्टेटमेंट के एंड की तरफ लेके जाना होता है, बट मीनिंग शुड रिमेन सेम. What does it mean? Please try to understand that part from some given question. अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें समझना होगा कि ये पार्ट क्या है. सबसे पहले आपका लॉजिक ये होगा कि आपको पहले तो स्टेटमेंट ही प्रॉपर समझ में आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री. इफ द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री, देन द फिगर इज ट्राइंगल. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है जरा समझ लो. इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री, देन द फिगर इज ट्राइंगल. इन शॉर्ट अगर मैंने रफ डायग्राम ड्रॉ किया, वो क्या कह रहे हैं, अगर आप कोई पार्ट लेते हो जिसमें फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, इफ सम ऑफ द मेजर्स ऑफ एंगल्स इन अ फिगर इज 180 डिग्री, इन तीनों का एडिशन अगर 180 आ रहा है, देन द फिगर इज ट्राइंगल, यानी ये फिगर है ट्राइंगल. अब हमें बनाना है इसका कॉन्वर्स. अभी अभी मैंने कहा था कि इफ के बाद जो कुछ भी पार्ट होता है उसे आपको एंड में ट्रांसफर करना है, और देन के बाद जो कुछ भी पार्ट है उसे पहले लाना है. आप स्टेटमेंट नॉर्मल भी लिख सकते हो और इफ एंड देन में भी लिख सकते हो, पर कंडीशन ये है कि हमें इसका कॉन्वर्स बनाना है. तो अब ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे जब मैं इसे कन्वर्ट करूँगा तो वो पार्ट हो जाएगा, हियर द पार्ट इज, इन्होंने देन के बाद दिया है द फिगर इज ट्राइंगल, यानी इसे हमें पहले लेना है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ गिवन फिगर इज अ ट्राइंगल,
गिवन फिगर इज ट्रायंगल। क्या हुआ, इन्होंने देन के बाद जो एंड में दिया था उसे मैंने पहले ले लिया, ये पार्ट पहले ले लिया। इफ गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल इन फिगर इज 180 डिग्री, देन द सम ऑफ measures of angles is 180 डिग्री। अब फिगर यहाँ नहीं लिखा क्योंकि फिगर ये वर्ड मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका था। आप लिखोगे कि मेजर ऑफ एंगल इन फिगर इज 180 डिग्री, दैट इट इज ऑल्सो ट्रू। अब फिर से एक बार समझ लो कि ये कॉन्वर्स हुआ कैसे है। इन्होंने देन के बाद जो कंडीशन दिया था, देन के बाद जो भी कंडीशन दिया था वो हमने पहले ले लिया इफ के साथ। इफ गिवन फिगर इज अ ट्रायंगल then the sum of the measure of angle is 180 degree, and in this way you can complete its converse. Now moving to the second question, and the part is, second part में क्या दिया है जरा देख लेते हैं। If sum of the measure of two angles is 90 degree, then they are complement of each other, or they are complementary angle of each other. Once again statement is, if sum of the measure of two angle is 90 degree, then they are complement of each other. अगर किसी को डायग्राम व्यू समझना है तो ज़रा ध्यान दो। अगर ऐसे दो एंगल है, जैसे मैंने इसे नाम दे दिया है पी क्यू आर एस। अब यहाँ पे पी क्यू एस एंड एस क्यू आर, इन दोनों एंगल का एडिशन आ रहा है 90 डिग्री। दैट इज द मीनिंग ओवर हियर इन टर्म्स ऑफ अ स्टेटमेंट। इफ सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। अब हमें एक बात याद रखना होगा कि अगर हम इसका कॉन्वर्स लिख रहे तो देन के बाद जो कंडीशन है वो पहले आनी चाहिए, और इफ के बाद जो कंडीशन है वो स्टेटमेंट के एंड में जानी चाहिए, भले ही हम इफ देन का यूज करें ना करें। नाउ हाउ टू राइट इट, प्लीज पे अटेंशन। जब आप इसका कॉन्वर्स लिखने जाओगे तो पार्ट बनेगा, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, complement of each other, then sum of the measure of two angles is 90 degree, sum of the measure of two angles इज 90 डिग्री। अब इसमें हुआ क्या, इन्होंने जो देन के बाद कंडीशन दी थी दे आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये पहले आ गया। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, ये पहले स्टेटमेंट में आ गया। और उन्होंने जो स्टार्टिंग में कंडीशन दी थी सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो वो देन के बाद चली गई। देन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, एंड इन दिस वे यू कैन कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड फॉर द कॉन्वर्स। Now student moving to question number 3 and 4, and the part is, question number 3 हमें दिया गया है, if the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent then the two lines are parallel। once again एक बार कंडीशन को ढंग से समझ लो। इन्होंने if के बाद जो स्टेटमेंट दिया है, if the corresponding angles formed by a transversal of two lines are congruent then the two lines are parallel। यहाँ पे एक सिंपल सी बात समझ लो कि देन के बाद जो कुछ आ रहा है उसे हमें पहले लेना है, यानी सबसे पहले आएगा द टू लाइन्स आर पैरेलल, पर इसके साथ एक कनेक्टेड कंडीशन है, यानी हमें फिर से इफ और देन का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा इफ टू लाइन्स आर पैरेलल। क्यों? क्योंकि हम इसका कॉन्वर्स कर रहे हैं।
तो बराबर देन के बाद जो कंडीशन था, टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ये हमने पहले खींच लिया। अब पार्ट आ जाएगा देन के बाद का। देन यहां पे जो पहला पार्ट लिखा गया है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये टू लाइंस, तो ये तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है, इसलिए आगे के स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे एंड पार्ट हो जाएगा इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, तो आगे का पार्ट हमारे लिए बन जाएगा। सो देन के बाद हमारे लिए पार्ट हो जाएगा द करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द करस्पॉन्डिंग angles formed by a transversal, formed by a transversal are congruent. And in this way you can convert this statement into converse. Now student, moving to fourth question, and the part is, if the sum of the digit of a number is divisible by 3, then the number is divisible by 3. क्वेश्चन जरा समझ लो, if the sum of the digit is of a number is divisible by 3, यानी हमें कोई 2 डिजिट का नंबर दिया गया है, 3 डिजिट का नंबर दिया गया है और वो डिविजिबल बाय है 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। अब फिर से हम इसका कॉन्वर्स लिख रहे हैं, इसलिए देन के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है, यानी ये पार्ट हो रहा है, इसे हमें पहले लेना होगा। तो हमारे लिए पार्ट आ जाएगा इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इसे पहले लेना होगा। इफ द नंबर is divisible by 3, then the sum of the digit of a number is also divisible by 3, then the sum of the number is also divisible by 3, and in this way you can convert it into converse. स्टूडेंट एक बार फिर से समझ लो, इफ और देन में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है और कॉन्वर्स में देन के बाद का जो भी पार्ट है वो आपको पहले लाना होता है और इफ का जो कुछ भी पार्ट है वो स्टेटमेंट के एंड तक ट्रांसफर करना होता है, एंड मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट शुड रिमेन सेम। उस स्टेटमेंट का जो मीनिंग है उससे निकलने वाला मीनिंग वही रहना चाहिए, एंड दैट इज द कंडीशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्स। नाउ स्टूडेंट, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, एंड द पार्ट इज, राइट द एंसीडेंट मीन्स गिवन पार्ट एंड द कंसिक्वेंट पार्ट टू बी प्रूव्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यानी हमें लिखना है उसका एंसीडेंट मीन्स गिवन एंड कंसिक्वेंट मीन्स पार्ट टू बी प्रूव्ड। अब ये दोनों थोड़े बहुत ग्रीक या रोमन टाइप के वर्ड से, एंसीडेंट मीन्स गिवन पार्ट, आप इतना ही समझ लीजिए कि गिवन पार्ट का मीनिंग होगा एंसीडेंट, एंड टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो कहलाया जाएगा कंसिक्वेंट। नाउ दे हैव गिवन 2 क्वेश्चंस ओवर हियर एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू सॉल्व द पार्ट ओवर हियर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी किसी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके तीनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसका इंसिडेंट क्या है या फिर उसका कंसिक्वेंट क्या है। इन दैट केस वी जस्ट अंडरस्टैंड इंसिडेंट मीन्स पार्ट विच इज गिवन एंड कंसिक्वेंट मीन्स पार्ट टू बी प्रूव्ड। पहला पार्ट दिया है, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये दिया गया है, और देन के बाद आता है वो प्रूव्ड, यानी हमें इंसिडेंट मिल जाएगा। ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट,
अब देन के बाद जो पार्ट आएगा वो होगा टू प्रूव, यानी आपके लिए बनेगा कंसिक्वेंट। इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यह कोई स्टेटमेंट नहीं है, हमें सिर्फ उसके प्रॉपर्टी के बारे में मेंशन करना है, तो ये आएगा ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये पार्ट हमें यहाँ प्रूव करना है, मीन्स इट इज अ कंसिक्वेंट। So student, once again try to understand, antecedent is nothing but the part which is given and consequent means nothing but the part to be proved. And in this way we have completed the first part. Now moving to second question, and the part is the diagonals of parallelogram bisect each other. अब यहाँ पे इन्होंने कंडीशन क्या दे रखी है समझ लो। डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम मतलब गिवन डायग्राम इज अ पैरेललोग्राम एंड देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आपके लिए ये पार्ट जब स्टेटमेंट में कन्वर्ट होगा तो हमारे लिए आएगा अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम देन देयर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन मैं इसका इंसिडेंट और कंसिक्वेंट कन्वर्ट कर रहा हूं। तो इंसिडेंट यानी गिवन आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम और कंसिक्वेंट हो जाएगा द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर and in this way you can write its antecedent and consequent. Student, once again these questions are important for proper understanding and you should able to write it antecedent and consequent means given and to prove. Now moving to question number 10, and the part is draw a labeled figure showing the information. Draw a labeled figure showing the information in each of the following statement and write the antecedent and consequent. इन शॉर्ट स्टूडेंट अभी अभी हम लोगों ने एक जो क्वेश्चन किया था इंसिडेंट एंड कंसिक्वेंट, मतलब हमें लिखना है गिवन और बाद में ये भी लिखना है टू प्रूव, यानी हमें यहाँ पे लिखना है इंसिडेंट एज वेल एज कंसिक्वेंट। एट द सेम टाइम वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ मीनिंगफुल पार्ट, यानी हमें उसकी एक डायग्राम भी ड्रॉ करनी है जो यहाँ पे दिया गया है। अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट पार्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर होते हैं। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, देन आइडियली इट इज लुक लाइक अ सिमिलर एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू राइट गिवन मीन्स antecedent and to prove means consequent. So we are going to start the part for that part. Once again statement is two equilateral triangles are similar. अब मैं यहाँ पे दो equilateral triangle draw कर रहा हूँ। Now as per their statement two equilateral triangles are similar. हम लोगों ने यहाँ पे दो equilateral triangle draw किए। What is the meaning of that? In first triangle first side equal to second side equal to third side, और दूसरे triangle में भी फर्स्ट साइड इक्वल टू सेकंड साइड इक्वल टू थर्ड साइड, मीन्स इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ नॉमेनक्लेचर देना है, इसलिए मैं इस ट्रायंगल को नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, और इस ट्रायंगल को मैं नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल डी ई एफ, सो दैट वी कैन प्रॉपरली कॉल देम। तो यहाँ पे पहले केस में ही ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल डी ई एफ इज ऑल्सो इक्विलैटरल ट्रायंगल। एज पर देयर स्टेटमेंट टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, तो ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हो गए, आर सिमिलर, ये सिमिलर है, यानी हमें देते समय दिया गया है टू इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया एंटीसीडेंट मीन्स गिवन, और हमें प्रूव करना है दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। एक एक करके मैं एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट यहाँ लिखने जा रहा हूँ। फर्स्ट, टू ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब टू triangles are equilateral, यानी हमारे लिए यहां पार्ट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर
इक्विलैटरल ट्रायंगल, नाउ इट्स कंसिक्वेंट इज दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी हमें कंसिक्वेंट में आएगा टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और यू कैन ऑल्सो राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. सो कंसिक्वेंट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, या हम इसे ज्योमेट्री के टर्म में लिखने जाएंगे तो ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, and in this way you can complete the part. Now moving to second question, and the part is, हमारे पास second question दिया गया है, if angles in a linear pair are congruent then each of them is a right angle. क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी लीनियर पेयर के एंगल कॉन्ग्रुएंट है, देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, यानी हर एक 90 डिग्री का होगा. यानी इफ के बाद जो दिया गया है वो है हमें गिवन, और देन के बाद जो किया है वो है टू प्रूव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ डायग्राम, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट इंसिडेंट एंड कंसिक्वेंट. सो द पार्ट इज, नाउ स्टूडेंट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई हैव ड्रॉन अ रफ डायग्राम ओवर हियर सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द पार्ट फॉर अ प्रेजेंटेशन. आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका प्रेजेंटेशन करते समय आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं. द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है, इसी का नाम मैं दे रहा हूँ PQR, और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ S. यानी मेरे लिए यहाँ पे दो एंगल हो गए हैं, एक हो गया एंगल SQP SQR. एज पर द स्टेटमेंट, इफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमारे लिए ये एंगल जो यहाँ पे तैयार हो रहा है और ये एंगल जो यहाँ पे तैयार हो रहा है ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी इक्वल है, देन ईच ऑफ इज अ राइट एंगल. तो यहाँ पे आएगा ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल, यानी हर एक 90 डिग्री है. यानी हमारे लिए गिवन में पहला पार्ट आ जाएगा, या इंसिडेंट में हमारे लिए पहला पार्ट आएगा, दैट दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंगल, मीन्स एंगल्स इन द लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल्स in linear pair are congruent. यानी हमारे लिए आएगा एंगल SQP इज कॉन्ग्रुएंट टू SQR, एंगल SQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SQR, एंड कंसिक्वेंट मीन्स वी हैव टू प्रूव देन ईच ऑफ देम इज अ राइट एंगल. तो हमारे लिए पार्ट आएगा ईच एंगल इज राइट एंगल. यानी हमें प्रूव करना है एंगल SQP इज इक्वल टू SQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल SQP is equal to angle SQR is equal to 90 degree, and in this way you can complete second question. Now moving to the next numerical, and the part is third question, if the altitude drawn on two sides of a triangle are congruent then those two sides are congruent. स्टूडेंट एक बार स्टेटमेंट फिर से समझ लो, ये लॉजिकली हमें ट्विस्ट कर सकता है. इफ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यानी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. पहले इस डायग्राम को समझ लो. यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, और ट्रायंगल का मैं नाम दे रहा हूँ ट्रायंगल PQR. नाउ फोकसिंग टू द स्टेटमेंट, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. अब हम लोगों ने यहाँ पे एक पार्ट किया है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं टू साइड्स पे. अब यहाँ पे एक एंगल Q है, एंगल R है, और यहाँ पे मैंने Q से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ की है. एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर हाइट, यू कैन से. यानी Q से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, एंगल 90 डिग्री है, और मैं इसे नाम दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए B. और सेम वे R से भी मैंने एक
एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर हाइट ड्रॉ की है, यानी एंगल 90 डिग्री हो रहा है और मैंने इसे नाम दिया है ए। वी सिंपली से दैट QB और RA आर परपेंडिकुलर्स एंड यहाँ पे इनका स्टेटमेंट मीनिंग क्या है समझ लो। इफ़ द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के दो साइड्स पे हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए और ये कॉन्ग्रुएंट है। इन शॉर्ट उन्होंने दे रखा है RA इज कॉन्ग्रुएंट टू QB, ये दे दिया गया है। देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जहाँ पे हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ की है वो दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी टू प्रूव करना है साइड PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR। जब आप इसे इंसिडेंट में लिखोगे तो पहला आएगा गिवन। गिवन में हमें क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल PQR, ये दे दिया गया है। अब इसे ABC जो भी नाम देना है दे सकते हो। यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR हमें पहला पार्ट दिया गया है, द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोगों ने पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, मतलब RA परपेंडिकुलर टू PQ, ये हमारे लिए गिवन हो जाएगा। फिर हमने ड्रॉ किया QB परपेंडिकुलर टू RB, QB परपेंडिकुलर टू RB। इन शॉर्ट ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए और हमें ये भी पता है दैट RA कॉन्ग्रुएंट टू QB, RA कॉन्ग्रुएंट टू QB। इन शॉर्ट उनका पहला पार्ट आ जाएगा एल्टीट्यूड्स ऑन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये हो जाएगा एल्टीट्यूड्स ऑन टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब हमें पार्ट प्रूव करना है, टू प्रूव यानी कंसिक्वेंट। तो यहाँ पे देन दो साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी जिसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है वो ट्रायंगल के साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, यानी हमें प्रूव करना है PQ कॉन्ग्रुएंट टू PR मीन्स दैट टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। The two sides of triangle are congruent. यानी हमें यहाँ प्रूव करना है PQ congruent to PR. PQ is congruent to PR. And in this way we can complete the part. स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते होंगे और वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए, और साथ में अपने स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस सर्कुलेट कीजिए। थैंक यू।